हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम जो संयोजन के सिद्धांत थे और जो रह गए थे उनको लेकर आए हैं। इससे पहली वीडियो में हमने 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था। तो ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सहयोग, जिसको हम यूनिटी बोलते हैं, संगति या सामंजस्य, जिसको हम हार्मनी बोलते हैं, संतुलन या क्षमता, जिसको हम बैलेंस बोलते हैं, प्रभाविता, जिसको हम डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस बोलते हैं, लय या प्रवाह, जिसको हम रिदम बोलते हैं, अनुपात या प्रमाण, जिसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, और विरोध, जिसको हम कंट्रास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सातों के सातों सिद्धांत जो है हम पढ़ रहे हैं, जिनमें से हमने पिछली वीडियो में 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था। सहयोग क्या होता है, संगति क्या होती है, संतुलन क्या होता है, प्रभाविता क्या होती है। ठीक है, तो संतुलन का संबंध किससे है? दृष्टिगत भार से। ठीक है, और प्रभाविता क्या होती है? जब हम अपनी पेंटिंग में या अपने चित्र में किसी एक आकृति को मुख्य रूप से बना दें तो वही उसमें क्या हो जाएगी? प्रभाविता हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो हमें सबसे पहले प्रभावित करती है। ठीक है, सामंजस्य क्या होता है? जब कला के समस्त तत्व एक दूसरे से तालमेल रखते हों। ठीक है, तो वहाँ सामंजस्य या हार्मनी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लय, अनुपात और विरोध। ठीक है, तो लय का अर्थ क्या होता है? लय का अर्थ है समान तत्व की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। ठीक है, समान तत्व की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता, लय या गति सामान्यतः 3 प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि जब हम चित्र में किसी भी तत्व की जो है बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको बार बार बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे उत्पन्न जो निरंतरता है, ठीक है, जो उससे उत्पन्न हो रहा है, तो वही क्या है? लय है, यानी कि रिदम है, गति है। ठीक है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चित्र है, माना हम किसी लैंडस्केप में हवा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हवा क्या है? हवा से उसमें क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पेड़ों की पत्तियों को मोड़ देंगे, जितनी भी वस्तुएं वहाँ पर होंगी उनको थोड़ा झुका देंगे। ठीक है, कोई आदमी होगा तो उसके कपड़ों को हम थोड़ा लहरदार रेखाओं में बना देंगे। तो इस तरीके से जब हम उन लाइनों को बार बार इस तरीके से मोड़ते रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि रेखा की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार उसमें निरंतरता आ रही है। तो इसी से क्या दर्शित होगा? इसी से हमारे चित्र में लय या रिदम दर्शित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है और उसने नृत्य रत मूर्ति बनाई, यानी कि एक डांसिंग जो है फिगर बना दिया, तो उसमें भी वो क्या करेगा? जब उसको बनाएगा, ठीक है, ठोक पीट के या काट के या जैसे भी करके वो उसको बनाएगा, तो उसके जो भाव हैं या उसके जो अंग प्रत्यंग हैं वो उनको इस तरीके से मोड़ेगा या उनमें इस तरीके से गोलाई लाएगा कि उसको देखने से ही लगेगा कि इस फिगर में या इस मूर्ति में जो है रिदम आ चुकी है। ठीक है, तो ये तो हो गई रिदम की बात, यानी कि लय। उसी से क्या होता है? उसी से गति आती है। ठीक है, लय और गति एक ही है। ठीक है, तो ये 3 तरह से प्राप्त की जा सकती है। सरल, इसमें सरल रेखा भी हो सकती है। ठीक है, सरल रेखा द्वारा, कोणीय रेखा द्वारा और लहरदार रेखा द्वारा। तो सबसे ज़्यादा जो गति आती है चित्र में वो लहरदार रेखाओं से ही आती है। ठीक है, मैंने बताया ना कि जैसे हम लैंडस्केप में बनाएंगे तो उसमें हम लहरदार रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे, तभी उसमें हमें क्या होगा? गति का आभास होगा। कोई फिगर हमने अपनी पेंटिंग में बनाई है और वो
हम दिखा रहे हैं कि ये जो है फिगर जो है कोई काम कर रही है या चल रही है, ठीक है। तो उसके जो मतलब हम बॉडी बनाएंगे तो उसमें हम घुमावदार रेखाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, लहरदार रेखाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उसी से चित्र में आभास होगा कि जो आकृति है वो उसमें कार्य कर रही है, या फिर जो चित्र है हमारा उसमें गति आ चुकी है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हम उत्पन्न कर सकते हैं। लहरदार रेखा ही गति प्रदान करती है, गति में प्रगति का भाव होता है, ठीक है। गति में ही प्रगति का भाव होता है, यही प्रवाह कहा गया है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं। नंदलाल बोस ने इसे जीवन प्रवाह कहा है। देखो ये नंदलाल बोस हैं जो एक इंडियन आर्टिस्ट थे, इनके बारे में भी हम आर्टिस्ट के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, एक एक करके हमने अपने सारे आर्टिस्टों को कवर करना है। तो यहाँ पर इनका नाम आया है कि इन्होंने जो ये लहरदार रेखाओं से जो गति प्रदान होती है या गति में जो प्रगति होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा है, नंदलाल बोस ने इसे जीवन प्रवाह कहा है, ठीक है। यानी कि गति के बिना कोई मतलब कोई कृति अधूरी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया गति क्या है या ये किस तरीके से उत्पन्न की जा सकती है। इसको उत्पन्न करने में भी कई तरीके से 4 प्रकार से, सॉरी, चित्र में जो गति उत्पन्न करते हैं ना वो 4 प्रकार से हो सकती है या उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। पहला है आकृतियों में पुनरावृत्ति, यानी कि जो हम फिगर बना रहे हैं, आकृतियाँ बना रहे हैं, उनको हम बार बार जो है बनाते रहेंगे, उनकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे, तो उससे भी क्या होगा कि उसमें गति का आभास होने लगेगा, क्योंकि हमारी दृष्टि उसी के साथ चलती रहेगी। जब चित्र में रेखाओं के साथ, आकृतियों के साथ या तत्वों के साथ हमारी दृष्टि दौड़ती है तो वही क्या है, वही गति है, ठीक है। आकृतियों के अनुक्रम, आकृतियाँ अनुक्रम मतलब जो छोटी बड़ी आकृतियाँ हैं फिगर से वो रखी हुई हैं, माना भीड़ चल रही है तो सामने की आकृति बड़ी है, फिर उसके बाद छोटी है, फिर उसके बाद छोटी है, फिर उसके बाद छोटी है। तो इस तरीके से वो जो छोटी बड़ी आकृतियाँ हम बनाएंगे तो उसमें भी क्या आभास होगा कि जो भीड़ है, जो क्राउड है वो चल रहा है, ठीक है, या आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी हमारी दृष्टि जो है सामने से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे भी जो है आकृतियों के अनुक्रम से भी हम क्या कर सकते हैं, गति को महसूस कर सकते हैं या गति का आभास कर सकते हैं। फिर है अनवरत रेखा प्रवाह, यानी कि कोई लाइन हमने इस तरीके से खींच दी, कोई लाइन हमने पूरी इस तरीके से बना दी, ठीक है, तो उसमें भी हमारी आंखें उस लाइन के साथ साथ ही चलती रहेंगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, चित्र में गति का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। विकिरण द्वारा, विकिरण क्या होता है, देखो किसी आकर्षण बिंदु से, जो मतलब कोई आकर्षण बिंदु है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो चित्र में कहीं भी हो सकता है। आकर्षण बिंदु वो होता है जिस पर सबसे पहले हमारी दृष्टि पड़ती है, ठीक है। तो उस आकर्षण बिंदु से जब हमारी दृष्टि चारों दिशाओं में फैल जाए, माना यहाँ पर कोई हमने मतलब कोई मुख्य आकृति बना दी, कोई आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बना दिया, ठीक है। उसके बाद जब हमारी दृष्टि यहाँ से चारों तरफ घूमेगी, ठीक है, सबसे पहले वहाँ पर जाएगी, लेकिन उसके बाद जब चारों तरफ घूमेगी तो वही जो है विकिरण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पर भी गति का आभास हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि चित्र को देखकर जब हमारी दृष्टि घूमने लगे, चलने लगे, दौड़ने लगे पूरी पेंटिंग में, तो वहाँ पर उस चित्र में गति का आभास या गति का प्रदर्शन हो रहा है, प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यही जो है लय या गति या रिदम कहलाता है। इसका सीधा अर्थ क्या है, मैंने बताया, सीधा अर्थ इसका यही है कि समान तत्व की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता, ठीक है, ये इसका अर्थ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लय या रिदम का संबंध या फिर लय या गति का अर्थ क्या होता है, समान तत्व की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता, क्योंकि वो निरंतर चल रही है, ठीक है, निरंतर खड़ी है या निरंतर चल रही है, निरंतर कार्यरत है, तो इसीलिए चित्र में क्या है, रिदम
बन चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लय। अब आता है अनुपात। अनुपात हम अपने षडंग सिद्धांत में भी पढ़ चुके हैं। प्रमाण, अनुपात, ये वही है। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि अनुपात का संबंध किससे है। अनुपात का संबंध प्रमाण से है, नाप तोल से है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई उससे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चित्रकला में अनुपात का आशय आकृतियों तथा चित्र फलक की लंबाई और चौड़ाई का परस्पर अनुपातिक संबंध से है। परस्पर अनुपातिक संबंध से है। ठीक है, अनुपातिक यानी कि वही कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है। ठीक है, या कितना छोटा है, कोई भी वस्तु या कोई भी फिगर। तो यहाँ पे इसको हम ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको षडंग सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आता है विरोध। विरोध देखो, चित्र में एक रसता को भंग करने के लिए विरोध का होना आवश्यक है। मैंने बोला था कि कुछ बुक्स में विरोध के बारे में नहीं दिया हुआ होता है, या ये कह लो कि इसको संयोजन के सिद्धांत में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन कोई भी पेंटिंग या कोई भी चित्र ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, या ये कह लो कि उसमें सारी चीज़ों का समायोजन करने के लिए विरोध का होना आवश्यक है। अगर उसमें विरोध नहीं होगा तो चित्र में एक रसता आ जाएगी। एक रसता मतलब पूरा चित्र ही एक जैसा बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपने केवल और केवल सीधी लाइनें खींच कर उसमें केवल एक रंग पोत दिया, तो क्या आपको वो पेंटिंग अच्छी लगेगी? शायद वो कुछ बन भी जाए, लेकिन फिर भी उसमें क्या आ जाएगी, एक रास्ता आ जाएगी, क्योंकि उसमें लाइनिंग भी सीधी होंगी और कलर भी एक होगा। तो समझ ही नहीं आएगा कि उसमें हमने बनाया क्या है। इसीलिए पेंटिंग को या चित्र को या कृति को आकर्षक बनाने के लिए, ठीक है, उसमें विरोध का होना आवश्यक है, जिससे उसकी एक रास्ता को भंग किया जा सके और उसको अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, तो ये भी कई तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे रेखा विरोध। माना कोई लाइन इधर है, दूसरी लाइन हमने इधर खींचनी है, तो वो डिज़ाइन बन जाएगा। दिशा विरोध, ठीक है, कोई आकृति इधर जा रही है तो कुछ चीज़ें हमने इधर की तरफ बना दी। ठीक है, रंग विरोध, हमने रंगों के साथ में भी क्या कर दिया, जैसे गर्म रंग के साथ ठंडे रंग यूज़ कर दिए, या फिर विरोधी रंग यूज़ कर दिए, तो उससे भी क्या होगा, चित्र में अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, बल विरोध यानी कि बल मतलब तान। ठीक है, हमने हाईलाइट कर दिया, कहीं पे डार्क कर दिया। ऐसा तो नहीं कि एक ही टोन में पूरी चीज पेंटिंग को हम बना देंगे। अगर एक ही टोन में पेंटिंग बन जाएगी तो वही वही हो जाएगा। ठीक है, अच्छी नहीं बनेगी। फिर है धरातलीय विरोध। धरातलीय विरोध में भी वही चीज़ है, कहीं पे हमने खुरदरे बना दिया तो कहीं पे हमने मुलायम धरातल बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चित्र में एक रास्ता को भंग करने के लिए विरोध का होना आवश्यक है, और ये कई तरीके से हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रेखा विरोध, दिशा विरोध, रंग विरोध, बल विरोध, धरातलीय विरोध। ठीक है, तो ये हमारे संयोजन के सिद्धांत जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें थी तो मैंने उसको ऐड कर दिया है, नोट में ऐड कर दिया है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके लिए इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो देखो नोट में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। सभी कलाओं में संयोजन का समान तत्व लय है। ठीक है, देखो सभी कलाओं में जो संयोजन का समान तत्व है, ठीक है, यानी कि समान एक तरीके से जो यूज़ हो रहा है वो लय है। ठीक है, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो इन सब में जो समान तत्व होगा संयोजन का वो लय होगा, रिदम होगा, क्योंकि उसके बिना किसी भी चीज़ में प्रवाह उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। किसी विशेष गुण पर बल देने के लिए पुनरावृत्ति सिद्धांत का पालन किया जाता है। ठीक है, पुनरावृत्ति वही बार 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 उसको बनाना है, हाईलाइट करना। तो
किसी विशेष गुण पर बल देने के लिए पुनरावृत्ति सिद्धांत का पालन किया जाता है। ठीक है, सामंजस्य उत्पन्न करने में विरोध तत्व सहायक नहीं है। देखो वैसे तो विरोध जरूरी है, लेकिन सामंजस्य सामंजस्य यानी कि हार्मनी उत्पन्न करने में विरोध तत्व सहायक नहीं है, वहाँ पर विरोध की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वो वैसे भी उत्पन्न हम कर सकते हैं, लेकिन चित्र को कंप्लीट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए विरोध तत्व होना आवश्यक है। ये केवल इस पे लागू होता है। ठीक है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। जो दृश्य चित्र है उसमें परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि परिप्रेक्ष्य से ही हमें पता चलेगा। जब हमारे चित्र में परिप्रेक्ष्य हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो तभी हमें पता चलेगा कि कोई वस्तु कितनी दूर है या कोई वस्तु कितनी पास है। ठीक है, जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य को देखता है उसे स्थिर बिंदु कहते हैं। माना कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है और वो किसी वस्तु को यहाँ पर देख रहा है, तो जहाँ पर वो खड़ा है उस बिंदु को स्थिर बिंदु कहा जाता है, क्योंकि उस जगह पर खड़े होकर ही वो अपने आगे की वस्तु को देख रहा है। ठीक है, स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टिपथ कहते हैं। तो यहाँ पर जो वस्तु रखी है वो दृष्टि बिंदु हो गया। यहाँ पर जो आदमी खड़ा है या कोई चीज़, कोई भी इंसान खड़ा है तो वो स्थिर बिंदु हो गया। तो ये जो लाइन जाएगी सीधा यहाँ से यहाँ तक, इसको दृष्टिपथ बोला जाता है। ठीक है, स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टिपथ कहते हैं। हो गया। क्षैतिज रेखा के वे बिंदु जहाँ आकृतियों की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखाएं अगर मिलती हों उसे अदृश्य बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीमा क्षैतिज रेखा के वे बिंदु जहाँ आकृतियों की दोनों अथवा तीनों लाइनें आकर या तीनों ओर की सीमा रेखाएं आकर मिलती हों उसे अदृश्य बिंदु कहते हैं। जैसे माने यहाँ से कोई लाइन जा रही है, यहाँ पे क्षैतिज रेखा है, ठीक है, कोई रेल की पट्टी जा रही है या कोई सड़क जा रही है, तो वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, यानी कि उसके आगे का हमें पता नहीं है कि वो कहाँ गई। क्षैतिज रेखा पर आकर वो मिल गई, तो वो जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, अदृश्य बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स थे जिनको मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आप इनको अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी हमने संयोजन के सिद्धांत कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में मीडियम एंड टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि माध्यम और तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक है। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर।